नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का जो देख रहे थे, ये दृष्टि पब्लिकेशन की जो नेट जेआरएफ के लिए बुक आती है, तो ये जो है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और जो DSSB टीजीटी है, तो जितने भी टीजीटी होते हैं ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, द्विवेदी काल की देशभक्ति, हम लोग द्विवेदी काल के बारे में देख रहे थे। आधुनिक काल को हम लोग देख रहे हैं, जो काव्य खंड है आधुनिक काल का। इसके बाद गद्य खंड देखेंगे हम लोग। तो देखिए, द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो ये व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। अन्य के बारे में देखिए, अगर इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और जरूर देखिए। इस प्रकरण में वर्णित पहले प्रकार के कवियों मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे के संबंध में लिखा है। मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे आदि के संबंध में लिखा गया है कि ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के संबंध में लिखते हैं कि हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भाव को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना होगा। द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि तृतीय उत्थान में आकर यह काव्यधारा कल्पनान्वित, भाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार है। ज्ञान और काव्य का संबंध क्या है, ये देखिए। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य के संचरण के लिए रास्ते खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होता है, तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर बहेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनूप शर्मा के संबंध में लिखा है कि भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर आए हैं। देखिए, इसके बाद जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। जगदम्बा प्रसाद हितैषी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती तो देखिए, जैसे इनकी रचनाओं में पाई जाती है, तो उसे रूखी और नीरस कोई ना कहता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता में छायावाद का उद्भव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता, जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली है, तथा ईसाई संतों के जो है छायाभास जिसे फैंटासमाटा के प्रभाव स्वरूप माना है। छायावादी कविताओं का संबंध बांग्ला से जोड़ते हुए वह लिखते हैं, ईसाई संतों को छायाभास मतलब जिसको फैंटासमाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद जिसे क्या कहते हैं सिंबलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थीं। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद, चित्रभाषावाद को ही एकांध्य मानकर बनाकर चले। ये जो चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझ गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य छायावाद का नाम ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छायावाद को हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास न मानते हुए लिखते हैं कि यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बांग्ला के पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद
याद रखा जाना ये बड़ी मार्ग की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद विशेष के व्यापक अर्थ में होना चाहिए। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। अब देखिए छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन हम छायावाद में प्रयुक्त भाषा शैली पर देख सकते हैं। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। इसमें भावावेश को आकुल व्यंजना, लाक्षणिक, वैचित्र, मूर्त प्रत्यचीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। छायावाद नाम ये चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखला, विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को साध्य मानकर चले। छायावाद की सीमाओं को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, देखिए शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही और न उसका उनकी दृष्टि न रही और उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं था। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। ये सारे पॉइंट जानते हैं। इसके लिए ये तो पहले डिटेल है, और इसको अगर हम ध्यान से देख लेंगे और आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, एक एक लाइन जो है हमारे इंटरव्यू में, जो आपका केवीएस, टीजीटी, पीजीटी का इंटरव्यू या फिर किसी भी क्षेत्र में हिंदी साहित्य का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए इस प्रकार जो है प्रसारणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार की प्रेमोद्गार तक काव्य का गतिविधि प्राय बंध गई। समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। अब देखिए छायावाद का रूप रंग जो है इसके बारे में दिया है, और देखिए इसमें जो है एक पॉइंट ये देखिए कि न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई नई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब तक हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती जा रही थी। कसरत थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक युग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मिथिलेश्वर गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा होता रहा। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट जो है एक देख लीजिए, ये है कि छायावाद और कलावाद एवं अभिव्यंजनावाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद और अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता रहा है। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा, और कल्पना अधिकतर प्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई। दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की कि विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक व कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्राभिधायनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना तक क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुस्राव, अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद, गंधयुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षण शक्ति के सहारे अभिव्यंजना, देखिए ये जो छायावाद युग में और द्विवेदी युग में जो इनकी कविताओं में जो इनके काव्य शैली हैं, उनमें क्या क्या खासियत थी, तो वही इसमें बताया गया है।
कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर, देखिए इसमें कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें, जो अधिकतम चीज़ें हैं, अधिकतम जो इन लोगों की सोच है वो कल्पनात्मक है। तो देखिए काव्य की परियों या बिहिस्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुष, बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित, आनंद, अधर, पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। कलावाद के प्रभाव की सीमाओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि खैरियत यह हुई कि कलावाद को की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेलबूटे या बारात की फुलवारी की तरह की ये शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया। इसमें काव्य के प्रकृति स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है। अब देखिए इसमें छायावाद और प्रभाव, साम्य तथा प्रतीक, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बारे में। छायावाद का में प्रकृति चित्रण तथा स्त्री सौंदर्य, ये जो सौंदर्य का अंतः संबंध क्या है। ऐसा लगता है कि स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते हैं। पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटिल केश कलाप, दीर्घ विश्वास और अश्रु बिंदुता तो रूढ़ हो ही गए हैं। हिरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। और प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। अब देखिए छायावाद कविता में रहस्यवाद का क्या है। तो ये देखिए आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविता के भीतर रहस्यवाद को एक अनिवार्य अंग माना है। छायावादी रहस्यवाद को वह भारतीय काव्यधारा से अलगाते हैं। वह लिखते हैं कि अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात है। हमारा यह भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती थी। इसमें खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्म के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्रदल, कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। अब देखिए यह सब करने से पहले उन्हें ऊपर कही गई बातों का आशय समझना चाहिए। यह कौन कहता है कि मतांबरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है। प्रकृत भावभूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। देखिए भारतीय पर इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, समझना था कि छायावाद में ये जो है कविता में रहस्यवाद का क्या महत्व है। तो पहले ही इसमें डिटेल बता दिया गया है कि रहस्यवाद से इसमें क्या संबंध है छायावाद का। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ये पॉइंट देखिए कि वह छायावादी कविता जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का भी जो जीव बहलाने का काम करती रही है, बस उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भाव भंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौती की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंच नीच मर्मपथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। अब देखिए जयशंकर प्रसाद, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट रचनाएं और हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होंगी। झरना 1918, पहले तो झरना किस सन में लिखा गया था, 1918 में। ये सन याद रखे रहिएगा क्योंकि ये किसी भी एग्जाम, अभी DSSB का एग्जाम होने वाला है, उसका फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको UP TGT भी होने वाला है। काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण के संबंध में लिखते हैं कि झरना की 24 कविताओं में उस समय की नूतन पद्धति पर निकलनी हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर क्या किया जा सके, जिस पर ध्यान जाता। किंतु दूसरे संस्करण 1927 में पुस्तक का रूप बदल गया। इसमें आधी से ऊपर 33 रचनाएं जोड़ी गईं। पहले कितनी थी? 24, अब क्या हो गई? 33। इनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य था कि उन्होंने इस पद्धति
और अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र वाली पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। अब देखिए, प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए रमतः प्रायः पाए जाते हैं। ये देखिए, प्रेमचर्या में शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु, स्वेद, चुंबन, परिरक्षण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि, रंगरेलियां और अटखेलियां, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी बल्लारियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभर समीर की झपक लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुरागमय परिरंभ, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर क्या है सरदगन के सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती है। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो यह कहें, देखिए इसीलिए इन लोग की रचनाओं की वजह से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी रम, ये 4 लोग ये छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं। इन्हीं लोग की वजह से इनकी रचनाओं को रहस्यवादी रचनाओं कहा जाता है और इसीलिए छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ा जाता है। इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रेरणानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना मानते हुए इसके संबंध में लिखा है कि आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंभ के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और असंज्ञा की दशा में चले जाते, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। अब देखिए, वह आगे लिखते हैं कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग होने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही ये जो रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसमें बहुत लोगों को आकर्षित किया है। अभिव्यंजना की ये प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का ये जो है विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद का एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए लहर के बारे में। लहर भी जो है जयशंकर प्रसाद का रचना है। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर चुके हैं? आंसू के बारे में बात कर चुके हैं और झरना के बारे में बात कर चुके हैं। अब आते हैं लहर। लहर जो है काव्य संग्रह को कई प्रकार की कविताओं का संग्रह कहा गया है। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती हैं और उसके जीवन को सरस करती रहती हैं। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती हैं और अखिल जो मानव जीवन को भी। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं। इसमें भी उस प्रियतम की आँख मिचौनी खेलना, दबे पाँव आना, किरण उंगलियों से आंख मूंदना, प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां हैं जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता है, कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया जाता है कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने की नहीं। इस पर पुस्तक लहर से कभी अपने मधुमय जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर बढ़ा है। लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि। देखिए अगर आप लोग को सही से नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण है। लहर में हम प्रसाद जी की वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। अब देखिए कामायनी के बारे में है।
तो कमायनी के बारे में अब हम लोग इसको यही रहने देते हैं क्योंकि ये लंबा है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद से देखिए सुमित्रा महाजन, जो छायावाद के 4 कवि जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पत्र, निराला और महादेवी वर्मा। इनकी सारी रचनाओं और उस रचनाओं की क्या मतलब समरी है वो भी हम लोग देखेंगे, उसका सारांश। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए हम लोग इसे लहर का देख चुके, आंसू का देख चुके और झरना का देख चुके, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।